नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब विद ब्लॉग में। दोस्तों, सम्मान बैच के अंतर्गत जो हमारी ये श्रृंखला थी, जिसमें तीसरे चैप्टर का दूसरी क्लास है आज, ठीक है ना। पहली क्लास हमने ले लिया था और उसमें कुछ बेसिक चीजें बताई थी और 9 प्रश्नों को करवाया था। आज प्रश्न नंबर 10 से प्रश्न नंबर 15 तक हम आप लोगों को हल करवाएंगे और वीडियो के अंत तक जरूर आप लोग बने रहें ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए और चीजों को नोट डाउन जरूर करते रहिए ताकि आप लोग भविष्य में भी कुछ दिनों बाद अगर अपने रफ कॉपी को खोलते हैं तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 10वां प्रश्न है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों, नंबर 9वां प्रश्न जो था कल के वीडियो में 9वां क्वेश्चन इसी टाइप से था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, हमारी पहली क्लास की वीडियो, तो आप लोग हमारे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है SSC CHSL का, उसमें लगभग 3700 से ज्यादा पोस्ट है, तो आप लोग उसको भी भर सकते हैं। अगर उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, कुछ जानकारी लेनी है, तो हमारे वैकेंसी के प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप समझ सकते हैं और जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है ना। और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो चलिए, 108 ये कह रहा है कि औसत जो है 108 है। 5 क्रमागत सम संख्याएं हमको ऐसे मैनेज करके लिखनी है कि जो है 108 उसका औसत 108 है। हमने कल के वीडियो में ये भी बताया था कि जो इस तरीके का प्रश्न होता है, जो सबसे बीचों बीच की संख्या होती है वही हमारी औसत होती है। तो हम उन संख्याओं को ऐसे मैनेज करके लिखें कि हमारी बीच की संख्या जो है वो 108 ही आए, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। अगर हम यहाँ 104 लिख देते हैं और फिर 106 लिख देते हैं, ठीक, फिर 108 ये हो गई, फिर 110 लिख देते हैं। कितनी क्रम संख्या है? 5 क्रमागत कहा है ये। 1 2 3 हम लिख चुके हैं और 110 लिख देते हैं और 112 लिख देते हैं। अब हम ये गिनते हैं तो क्या पाते हैं कि 1 2 3 4 5 ये हमने पाया। 5 क्रमागत संख्याएं हमारी ये हो गई, ठीक है। और ये हमें औसत दिया हुआ है, औसत। तो हमको ऐसे प्रश्नों में इस टाइप से मैनेज करना पड़ेगा कि जो है जो औसत दिया हुआ हो वो बीच में आए, ठीक है ना। चलिए, इसमें पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या दोस्तों 104 हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या अगर प्रश्न में पूछे तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। और औसत हमको ये प्राप्त होता है, ठीक। चलिए, देर न लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या, यहां हमने क्या बोला है कि औसत जो है वो बीच में आना चाहिए। कहां आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। 47 है, लेकिन हम यहां देख पा रहे होंगे 47 हमारी विषम संख्या है। और विषम ही क्या है? ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों उसे कहते हैं जो स्वयं को छोड़ करके बाकी किसी से ना कटे, ठीक है ना। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर ये 47 है, ठीक है ना, 47 है ये, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। 4 क्रमागत सम संख्याएं। यहां हम लिखते हैं कि मान लीजिए लिखते हैं, सम संख्याओं की बात इसने किया है। मान लीजिए हम लिखते हैं 44, ये हो गया। यहां 46 लिख दिए, ठीक। ये 47 हो गया। 46 के बाद हमें सम संख्या की बात किया है, तो हम यहां 48 लिख देते हैं और यहां 50 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। हम यहां देख पा रहे होंगे कि ये संख्या जो हो गई ये बीच में हो गई और यही हमारी जो है औसत है। हम यहां सम संख्या लिखे, यहां सम संख्या लिखे, यहां सम संख्या लिखे और यहां सम संख्या लिखे। हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि छोटी संख्या हमें बता दीजिए आप। छोटी संख्या जो है आप देख पा रहे होंगे कि 44 जो है वो छोटी संख्या हो गई।
और बड़ी संख्या क्या हो गई 50, ये हो गई बड़ी संख्या। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों ऐसे होता है। इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज होता है कि हमें कैसे मैनेज करना है संख्याओं को, किस हिसाब से हम मैनेज करें कि वो जो औसत है वो बीचों बीच आए। क्योंकि औसत जो होता है किसी भी संख्याओं की श्रृंखला में जो है औसत वो बीच की संख्या होती है, ठीक है ना। इस तरीके, चाहे सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, ठीक है ना, इस तरीके की अगर संख्याएं हैं तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी है जो जयपुर से दिल्ली जाती है, ठीक है ना। जयपुर से दिल्ली जाती है 60 kph की चाल से, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह दिल्ली जाती है जयपुर से, ठीक। जयपुर से दिल्ली चली गई वो, ठीक। जयपुर से वो दिल्ली गई 60 kph की चाल से। और दोस्तों आगे कह रहा है प्रश्न, तथा 40 kph की चाल से वापस लौटती है ये। मतलब दिल्ली से जो है वो, अगर वो वापस लौटती है, दिल्ली से वो वापस लौटती है, फिर दिल्ली से जो है, दिल्ली से वो वापस लौटती है, नहीं, ये दिल्ली पहुंच गई, फिर दिल्ली से वापस फिर जयपुर आ गई, ठीक। फिर जयपुर आती है 40 kph की चाल से, 40 kph की चाल से। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में जो है इस रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए, ठीक है ना। वापस लौटती है तो रेलगाड़ी की औसत चाल हमको ज्ञात करना है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसने कितनी दूरी चला है। इसने जो है जयपुर से वो दिल्ली गई 60 kph की चाल से, और फिर दिल्ली से वापस पहुंची है जयपुर, ठीक है ना। तो इसने, आप देख पा रहे होंगे कि इसने 2 दूरी चली है, एक दूरी यहां से लेकर के यहां तक और एक दूरी यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि इसने 2 दूरियां चला है, ठीक है ना। आप एक सूत्र नोट करिए, वो छोटा सा सूत्र है। इसने 2 दूरी चली है तो हम 2 लिखते हैं, ठीक। और अगर हम x और y मान लेते हैं, मतलब जयपुर को अगर x मान लेते हैं, y दिल्ली को मान लेते हैं, तो x और y हो गया, ठीक। बटे कर देते हैं, इन्हीं 2 दूरियों को जोड़ देते हैं हम, x प्लस y हो गया, ये हो गया औसत चाल। औसत चाल ये छोटा सा सूत्र है। मतलब हम 2 दूरियां चलते हैं, यानी कि 2 गुणे एक्स वाई बटे x प्लस वाई, ठीक है ना। चलिए इसी सूत्र पे हम इसको रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए रखते हैं। चलिए 2 हो गया गुणे एक्स वाई मतलब कितना हो गया, ये 60 गुणे 40 हो गया, 60 हो गया गुणे 40 हो गया, बटे क्या हो गया x प्लस वाई, मतलब 60 प्लस 40 हो गया, ठीक। आप यहां देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक, 40 गुणे हो गया 60 गुणे 40 बटे कितना हो गया 100, ये हो गया। ये 0 इस 0 से काट देते हैं, ये 0 इस 0 से काट देते हैं, हमें मिल कितना गया 2 गुणे 6 गुणे 4 मिल गया, अर्थात हो गया 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 kph। दोस्तों 48 kph जो है, 48 kph की चाल से अगर ये रेलगाड़ी चल रही है तो ये जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। इसका औसत चाल मतलब दोनों दूरियों का जो है, एक दूरी चलता था 60 kph में, दूसरी दूरी चलता था 40 kph में, तो हम दोनों दूरियों का एक औसत चाल निकाल दिए तो हमें मिला 48 kph, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना, ताकि हमारा जो अपडेट हो वो आपको तत्काल मिल जाए, ठीक है ना। चलिए 13वां प्रश्न है दोस्तों। 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के औसत भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए तो कक्षा का औसत भार कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये ज्ञात करना है हमें। किसी कक्षा में तो दोस्तों 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 20 विद्यार्थियों का जो है वो औसत भार कितना है 40 किलोग्राम है, 20 विद्यार्थियों का। बीस विद्यार्थी का जो है वो औसत भार है
40 किलोग्राम। ठीक है ना, औसत भार 40। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम जोड़ दिया जाए, मतलब कि ये 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 20 विद्यार्थी में अगर ये कह रहा है 5 किलोग्राम जो है ऐड कर दिया जाए। ठीक, अगर 20 विद्यार्थी थे तो इनका 40 किलोग्राम औसत भार था। ठीक, और ये कह रहा है टोटल 20 विद्यार्थी में 5-5 किलोग्राम अगर औसत भार जोड़ दिया जाए तो कितना औसत भार हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो अगर जो है 20 विद्यार्थी में 5 किलोग्राम बढ़ रहा है टोटल में, तो हम इसमें भी 5 किलोग्राम जोड़ देते हैं। ठीक, 5 किलोग्राम अगर इसमें भी जोड़ देंगे हम, तो ये हमारा औसत भार हो जाएगा पूरे कक्षा का। भाई 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम, मतलब कि एक विद्यार्थी का औसत भार जो था वो 40 किलोग्राम था, 20 का 40 था। ठीक है ना, अब हम 20 का जो है 20 में 5 किलोग्राम और जोड़ देते हैं, तो 20 का कितना हो गया, 45 हो गया। ये हमारा आंसर। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे कि 5 किलोग्राम जब टोटल जोड़ दिया है तो इस औसत भार में भी 5 किलोग्राम जुड़ जाता है। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा 14वां प्रश्न है। 13 प्रश्नों तक हमने कर लिया। 14वां प्रश्न है दोस्तों, एक कक्षा के 20 बच्चों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है ना, 20 बच्चों का औसत भार जो है वो जो है 50 किलोग्राम है। ठीक, 50 किलोग्राम है। ठीक, यदि 5 बच्चे और शामिल हो जाएं, मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो है 5 बच्चे और शामिल हो जाते हैं, मतलब कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। ठीक, हो जाए तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब कितना हो जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 50 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 52। ठीक, ये हो गया 52 हो गया। ठीक, 52 हो गया, बढ़ जाता है। तो आने वाले नए बच्चों का कुल औसत भार, कुल भार कितना होगा, सॉरी औसत भार नहीं, कुल भार कितना होगा। दोस्तों हम देख पा रहे होंगे कि जो है 20 बच्चों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो हम ये औसत भार 50 किलोग्राम दिया है, तो हम अगर भार निकालें तो 20 बच्चों का भार कितना होगा, आइए देखते हैं। अगर हम 20 का 50 में गुणा कर दें, ठीक है ना, तो हमें कुल भार का पता चल जाएगा कि 20 बच्चों का टोटल भार कितना है। 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 जीरो बढ़ गया, मतलब 1000 किलोग्राम। इस 20 बच्चों का जो है भार 1000 किलोग्राम है। अब यहां कह रहा है 5 बच्चे भी बढ़ गए हैं, 2 किलोग्राम औसत भार में बढ़ गया, मतलब 25 हो गए हैं, ये 52 हो गया है। अगर हम इन बच्चों का बढ़े हुए औसत भार से गुणा करें तो हमको कुल औसत भार पता चल जाएगा, मतलब 25 बच्चों का औसत भार 25 गुणे हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक, इसे गुणा करके देखते हैं दोस्तों। 25 दूनी 50 हो गया, 50 के शून्य हासिल 5 हो गया, और 25 पंजे 125, और 125 5 130, 1300। हम 5 बच्चे जब बढ़ गए, 5 बच्चे बढ़ने के बाद में 2 किलोग्राम औसत भार भी बढ़ गया है, मतलब 52 हो गया है। यहां पहले क्या था, यहां देखिए दोस्तों, ये पहले का था, और ये जो है वो बाद का है। ये हमें कह रहा है कि नए बच्चों का कुल भार कितना होगा। नए बच्चे हमने, आप प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि जो है कितने, 20 बच्चों का 5 बच्चे, ये देखिए 5 बच्चे जो है बढ़ गए थे, तो हम 5 बच्चों का भार, 20 बच्चों का 1000 था, और 5 बच्चों का मतलब टोटल 25 बच्चों का 1300 था। तो अगर हम 25 माइनस 20 कर दें तो 5 बच्चे आ जाएंगे। ठीक, 5 बच्चे आ जाएंगे। यहां अगर हम करें, ठीक है ना, यहां अगर हम करें तो 1300 बाद में हुआ, और अगर माइनस 1000 कर देते हैं तो हमें 300 मिलता है। ठीक है ना, 300 मिलता है, 300 किलोग्राम। ये जो है 5 बच्चों का हमें टोटल भार पता चल गया कि 5 बच्चों का भार कितना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 14 प्रश्न हमने कर लिया। आज के क्लास का जो है वो 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं।
कि 15वां प्रश्न क्या कहता है। इसमें भी दोस्तों एक कक्षा है, ठीक है ना। एक कक्षा में 10 बच्चों का औसत भार 35 किलोग्राम है। एक कक्षा है जिसमें 10 बच्चों का जो है औसत भार है 35 किलोग्राम। तो टोटल कितना हो गया, 10 गुणे 35 बराबर हो गया 350 किलोग्राम, ठीक है ना। ये हो गया। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, ठीक, यहां 10 बच्चे थे, एक अगर अध्यापक भी जोड़ दिया जाता है इसमें, तो कितने टोटल हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 10 + 1 बराबर हो गया 11। टोटल 11 लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या कहता है। जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब यहां जो है 35 किलोग्राम था, अब यहां कह रहा है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 31। ये हो गई, ये 35 + 1 हो गया, यानी कि 36 किलोग्राम हो गया ये। अब देखिए यहां हमने पहले 10 बच्चों का निकाल लिया 350, ये पहले हो गया, ठीक। अब हम बाद में निकालते हैं कितना हुआ, 36 हो गया ये। 36 में अगर हम 11 का गुणा करें, ठीक है ना, 36 में गुणे 11 अगर हम कर दें तो कितना पाते हैं, 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6 हो गया, 11 3 33 6 39, ठीक। 396 दोस्तों हमने पाया। अब ये कह रहा है कि तो अध्यापक का भार कितना होगा। अध्यापक का भार हमें बताने के लिए 10 बच्चों में से अगर 11 लोगों का जो है 11 लोगों में से 10 लोगों का अगर हम भार घटा दें तो हमें एक अध्यापक जो बढ़ा हुआ था उसका भार हमें पता चल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। पहले था ये 396 हो गया था बाद में, और ये पहले कितना था 350। हम कितना पाते हैं 46, ठीक है ना, 46 किलोग्राम भार जो है ये हो गया अध्यापक का। ये कितना हो गया अध्यापक का भार। अध्यापक का भार जो है वो 46 किलोग्राम हो गया दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। चलिए हम तीसरी क्लास के माध्यम से कल जो है 15 प्रश्न के आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, ताकि एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।